जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग परीक्षा मंथन करेंट अफेयर्स के आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे और ये देखिए होमवर्क सीरीज डिस्कशन है फ्रेंड्स, और ये पेज नंबर 76 से लेकर 80 तक हम लोग कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये आज का भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसी में हम लोग को पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पीसेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और होमवर्क सीरीज आपको मंडे टू फ्राइडे आता है, तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और आपको डेली मॉर्निंग में अप्रॉक्स 8 बजे के टाइम में आपको क्या होगा कि सुबह में आपको ये परीक्षा मंथन का करेंट अफेयर्स अपलोड कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। और पीसेस मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखिए नए संशोधित नियम UDID पोर्टल के बारे में। देखिए इस नियम के तहत निर्दिष्टित दिव्यांगता वाले व्यक्ति UDID पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे अपने जिला चिकित्सक अधिकारी या उन चिकित्सा सुविधाओं में आवेदन जमा कर सकते हैं जहां वे उपचार करवा रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि ये जो UDID कोड जो है, इस संशोधनों में रंग कोडित UDID कार्ड भी पेश किए गए हैं जो दिव्यांगता के विभिन्न स्तर को दर्शाते हैं। 40% कम दिव्यांगता को सफ़ेद कार्ड दिया जाएगा, 40 से 79% के लिए पीला कार्ड दिया जाएगा, और 80 या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को नीला कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 3 माह की सीमा की बात करते हैं। तो देखिए नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि चिकित्सा अधिकारियों को निदान में 3 महीने के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड जारी करना चाहिए। कितने महीने के भीतर? 3 महीने के भीतर। अब देखिए अस्थायी एवं अस्थायी प्रमाण पत्र। अस्थायी प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए जारी किए जाएंगे जिनकी विकलांगता अपरिवर्तनीय है, जबकि समय सीमित प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों को दिए जाएंगे जिनकी स्थिति में सुधार हो सकते हैं। अब देखिए डाकघर अधिनियम 2023। देखिए 18 जून 2024 को डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आएगा कि डाकघर अधिनियम कब लागू किया गया था? 18 जून 2024 को 2023 लागू हुआ था, जिसमें 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि डाकघर अधिनियम 2023 ये किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कब? तो 24 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रस्तावित करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय डाकघर अधिनियम कब आया था? तो 1898 में। अब देखिए इस अधिनियम के तहत डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा। देखिए जून 2024 में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि कितना परसेंट बढ़ाकर कर दिया गया? तो 65%, यानी कि 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 65%। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले के ऐतिहासिक फैसले में प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 50% की सीमा लागू की थी, और इस फैसले में न्यायालय ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का बरकरार रखा और 2 प्रमुख मान्यता स्थापित की। और देखिए ध्यान से क्वेश्चन आएगा कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला ये कब आया था? 1992 में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि आरक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मापदंड सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए, और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए 50% की सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए कि असाधारण परिस्थितियों में इस 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। न्यायालय ने MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 और देवदासन बनाम भारत संघ 1964 के मामले में आरक्षण की इस सीमा का निर्धारण किया था। देखिए उल्लेखनीय है कि EWS आरक्षण 2019 केंद्रीय स्तर पर एकमात्र अपवाद है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण, कितना परसेंट आरक्षण EWS के लिए दिया गया? तो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठे 3-2 के फैसले में EWS आरक्षण को बरकरार रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2022 के अपने फैसले में नीट में 27% OBC आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा था कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसके वितरणात्मक परिणामों को आगे बढ़ाता था। कितने परसेंट आरक्षण नीट में दिया गया था? 2022 में 27% आरक्षण। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है क्या कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक। देखिए हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2024 पारित किया है, जो स्वतंत्र भारत के समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था? तो उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है ना, इससे पहले गोवा में लागू हुआ था, लेकिन वो आज़ादी से पहले था, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के सभी निवासियों यानी कि अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, मतलब सभी निवासियों मतलब किसको छोड़कर? तो अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर
सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और लिव इन रिलेशनशिप पर एक समान नियमों एवं कानून का प्रस्ताव करता है, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो। देखिए उत्तराखंड का यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 राजनीतिक तत्व के से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें जो राज्य के पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने को निर्देशित करता है। समान नागरिक संहिता किसमें? अनुच्छेद 44 में है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता संविधान के अभिन्न अंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि प्रस्तावना से रिलेटेड है, समझिएगा इसको। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, उस समय समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा नहीं गया था। इसको जोड़ा गया था कब? तो ध्यान रखिएगा, ये इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो इसमें कहा गया है कि इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की याचिका को खारिज रद्द कर दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय 42वें संविधान संशोधन 1976 को बरकरार रखा है, जिसके तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया था और कहा गया कि ये शब्द भारतीय संदर्भ में विशेष महत्व रखते हैं, उनकी पश्चिमी व्याख्याताओं से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग मानना भारतीय संदर्भ में इन अवधारणाओं को व्याख्या करने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है। पश्चिमी व्याख्याओं से भिन्नता भारत के अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को उजागर करती है, जिसमें समावेशित सामाजिक न्याय और समान संसाधन वितरण पर जोर दिया गया है। अब देखिए संसद को संविधान की प्रस्तावना में संशोधन अधिकार। अब देखिए नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने वाले 1976 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान में संशोधन का अधिकार है, संसद के पास संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति प्रस्तावना में लागू होती है। मतलब क्या कि संसद जो संविधान में संशोधन कर सकता है, लागू है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि संविधान की प्रस्तावना भी बदली जा सकती है। देश में लंबे समय तक इस मुद्दे पर बहस चल रही है। आगे आपका कि संसद के संविधान में संशोधन को जो अधिकार मिला है वह प्रस्तावना पर भी लागू होता है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, अलग नहीं माना जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा और इसे अलग माना नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। और 42वें संविधान संशोधन में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष सबको जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान को अपनाने की तिथि अनुच्छेद 368 के तहत सरकार की शक्ति को कम नहीं करेगी और इनके अलावा इस चुनौती भी नहीं दी जा रही है। उसने कहा कि संसद की संशोधन करने की शक्ति प्रस्तावना में भी लागू होती है। अब देखिए बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश। देखिए बुलडोजर न्याय में क्या हुआ था ना, अब देखिए कि नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अखिल भारतीय दिशा निर्देशक दिया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 142 में कहा है कि सुनिश्चित किया है कि नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी को दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। संविधान संविधित मामले के अपराध के आरोपी व्यक्तियों को घरों के अवैधानिक तरीके से ध्वस्त करने की चुनौती दी गई थी, जैसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो कहाँ दी गई थी चुनौती? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में। अब देखिए बुलडोजर न्याय के तात्पर्य कि उन संपत्तियों को ध्वस्त करने की है, कभी कभी उचित कानून, मतलब कि उन संपत्तियों को ध्वस्त करने की है जो अक्सर अपराध के आरोपी लोगों में की होती है। मतलब कि वहाँ पे आप बुलडोजर की तरह आप घर को ध्वस्त कीजिए जहाँ पे लोग ज़्यादा अपराध करते हैं, बार बार अपराध करते हैं। ठीक है ना। देखिए बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश। नोटिस देना, तो किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के मालिक को कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। तो मतलब कोई भी अगर बुलडोजर न्याय से पहले, सर्वोच्च न्यायालय कहा है कि कोई भी जो संपत्ति का जो मालिक होगा उसको 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है। और नोटिस में ध्वस्त किए जाने वाले ढांचे के विवरण तथा ध्वस्त किए जाने के कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए, क्यों आप ध्वस्त कर रहे हैं उसको। आगे देखिए कि पारदर्शिता की बात करें तो प्राधिकारियों को नोटिस भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के ईमेल माध्यम से सूचित करना होगा। अब देखिए अंतिम आदेश के बाद वो अवधि, यदि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाता है और इसके क्रियान्वयन से पहले 15 दिन का समय दिया जाए, उससे संपत्ति मालिक को संरचना को हटाने या आदेश को न्यायालय की चुनौती देने का मौका मिल सके। देखिए विध्वंस का दस्तावेजीकरण। देखिए अगर बात करते हैं क्या कि विध्वंस का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और पहले से ही एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी होगी और साथ में इसमें शामिल कर्मियों की सूची वाली एक विध्वंस रिपोर्ट की तैयार करनी होगी। देखिए दोहरे उल्लंघन के लिए परीक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के लिए एक अलग परीक्षण निर्धारित किया है जहां पे ध्वस्त की गई संपत्ति में किसी आरोपी का निवास हो और अवैध निर्माण के रूप में उस संपत्ति द्वारा नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होता हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि केवल एक संरचना को ध्वस्त किया जाता है जबकि समान संरचनाओं को अछूत छोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि
इसका उद्देश्य आरोपी को दंडित करना है, न कि अवैध निर्माण को हटाना है। अपवाद में देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसके निर्देशक उन मामलों को लागू नहीं होगा जहां सड़क, गली और फुटपाथ जैसे किसी सार्वजनिक स्थल पर, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय के समीप कोई अनधिकृत संरचना है, तथा उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाए। अब देखिए, सरकारी नौकरी में भर्ती नियमों के बीच नहीं बदल सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अगर एग्जाम में मतलब सरकारी नौकरी में भर्ती नियम, मतलब कोई नियम आएगा उसको हम बीच में नहीं बदल सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुनिएगा ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय में कहा है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में तब तक बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक ऐसे निर्धारित न किया जाए। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीश के संविधान पीठ ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। वैधानिक शक्ति वाले मौजूद नियम, प्रक्रिया व पात्रता दोनों के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी है। अब देखिए, शीर्ष अदालत ने तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय से जुड़े मामलों में यह फैसला सुनाया कि पीठ ने जुलाई 2023 में सुनवाई पूरी करके इस मामले का फैसला मतलब कि सुरक्षित रखा था, जो 16 महीने बाद गुरुवार को सुनाया गया है। पीठ में न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति PM नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। अब देखिए, अल्पसंख्यक संस्थाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय का 7 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ 4:3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता को बरकरार रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अपने हालिया निर्णय में एस अजीज वासा बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 1967 में दिए गए अपने निर्णय को खारिज कर दिया है। देखिए, एस अजाज वसा बनाम भारत संघ बात क्या है। वर्ष 1967 में एस अजीज वसा बनाम भारत संघ मामले की सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ ने माना है कि AMU अल्पसंख्यक संस्था नहीं है। तो क्वेश्चन है कि AMU कैसी संस्था है, तो अल्पसंख्यक संस्था नहीं है। किसने माना है, तो वर्ष 1967 में एस अजीज वासा बनाम भारत संघ मामले। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 का हवाला दिया है और इसके माध्यम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है ना। और न्यायालय ने माना है कि AMU मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित तथा प्रशासित नहीं था, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के क्लॉज 1 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय। देखिए, वर्ष 2005 में AMU ने पहली बार स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों को 50% आरक्षण दिया। किसने, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि वर्ष 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के आरक्षण आदेश और वर्ष 1981 के संशोधन दोनों को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि अजीज वासाबाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था। इसके तुरंत बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी है और वर्ष 2019 में इस मामले को 7 न्यायाधीश को पीठ में के पास भेज दिया गया था। केंद्र सरकार का पक्ष। देखिए, केंद्र सरकार के अनुसार AMU के पास कभी भी अल्पसंख्यक संस्था का टैग नहीं था। वर्ष 1920 में एक शाही कानून के तहत AMU की स्थापना किए जाने के बाद इसका धार्मिक दर्जा समाप्त हो गया था और तब मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा इसका प्रशासन नहीं किया गया। देखिए, केंद्र के अनुसार एस अजीज वासा बना भारत संघ एक केस विशिष्ट निर्णय था और इसका अन्य संस्थाओं की अल्पसंख्यक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, केंद्र ने इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया AMU को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने के बाद यह नौकरी व प्रवेश में मुस्लिमों को छोड़कर अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करेगा। देखिए, इसमें AMU के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन होगा और साथ ही राष्ट्रीय महत्व का संस्था होने के बावजूद इसमें अन्य ऐसे संस्थाओं को अलग प्रवेश प्रक्रिया होगी। AMU का पक्ष की बात करते तो वर्ष 1981 में AMU अधिनियम में संशोधन करते हुए उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं क्या कि अनुच्छेद 30 के क्लॉज 1 में अल्पसंख्यकों को संबंधित संस्थाओं की अल्पसंख्यक स्थिति को प्रभावित किए बिना प्रशासन का प्रभारी चुनने का अधिकार देता है। ठीक है। और देखिए, याचिकाकर्ताओं के अनुसार एस अजीज वासा बनाम भारत संघ के न्यायालय का निर्णय विरोधाभासी था, क्योंकि न्यायालय ने माना था कि विश्वविद्यालय की डिग्री वैध होने के लिए विश्वविद्यालय को एक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। न्यायालय ने यह एक टिप्पणी की थी कि किसी कानून द्वारा मान्यता दिए जाने से AMU अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय।
देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठ ने वर्ष 1967 के अपने उस निर्णय को पलट दिया है जहां कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं, इसका निर्णय शीर्ष न्यायालय की एक नियमित पीठ करेगी। देखिए न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 30 के क्लाउज 1 में स्थापित शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार यह विश्वविद्यालय के संस्थापक को निर्धारित करने के लिए एएमयू अधिनियम को भाषा पर निर्भर नहीं कर सकता है, जिससे उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के तहत ही स्थापित किया गया था। देखिए मुस्लिम महिलाओं भी गुजारा भत्ते की हकदार। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने ऐतिहासिक फैसलों में भारतीय राजनीति के गहरे से प्रभावित करने वाले साहबानो मामले की याद दिलाते हुए एक बार फिर रेखांकित किए कि मुस्लिम महिलाओं भी गुजारे भत्ते की हकदार है। देखिए न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठे ने दूरगामी असर वाले फैसले में व्यवस्था दी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी के धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सी धारा, तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है महिलाएं, ठीक है ना, तलाकशुदा महिलाएं। और धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं को लागू होती है, जिनमें से विवाहित मुस्लिम महिलाओं भी शामिल है। यह धारा गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भी लागू होती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में दिए फैसले में कहा था कि धारा 125 में मुस्लिम महिला भी पति से भरण पोषण पाने का अधिकार, और इस फैसले का मुस्लिम समुदाय से कड़ा विरोध किया है। इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के लिए नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, और यह पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए उद्यत अवधि के सीमित कर दी गई थी। तो मतलब क्या कि जब 1986 में ऐसी घटना हुई थी, ये जो 125 में मुस्लिम महिला भी पति से भरण पोषण मांग सकती थी, तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। ये ध्यान रखिएगा। ST/SC उप वर्गीकरण के आदेश पर याचिकाएं खारिज। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त में अपने उस फैसलों की समीक्षा की है, मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें से राज्यों को अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजाति ST की उप वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई है, ताकि सरकारों ने नौकरी और शिक्षा के उनके बीच में वंचित समूहों को तरजीह दी जा सके। 7 न्यायाधीशों में संविधान पीठ में कहा कि फैसले में रिकॉर्ड को देखते हुए कोई गलती कोई दिक्कती। 7 सदस्यीय संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, आगे देखिएगा, जस्टिस VR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेलाराम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। देखिए पीठ ने कहा है कि समीक्षा याचिकाओं अवलोकन करने के बाद अभिलेखों में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं हुआ, इसलिए याचिकाएं खारिज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखिए अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग 18 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, तो 21 वर्ष कर दिया गया है। विधेयक लागू होने के बाद, सुनिएगा ध्यान से, इसको देखते हैं कि बाद हिमाचल प्रदेश बेटियों की शादी की उम्र में 21 साल करने वाला पहला राज्य होगा। ध्यान रखिए 21 साल करने वाला कौन हो जाएगा, पहला राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका है कि खारिज संपदा की भूमि कर लेना राज्य का हक। देखिए खनिज संपदा की भूमि 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संविधान पीठ में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि राज्य को खान एवं खनिज संपदा वाली जमीन पर कर लगाने का अधिकार है। और संविधान पीठ ने बहुमत से पारित फैसले में कहा है कि केंद्रीय कानूनी यानी कि खान और खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 राज्यों को कर लगाने की शक्ति को सीमित नहीं करता है। देखिए कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले संविधान पीठ में 8:1 के बहुमत से यह फैसला दिया गया है कि फैसले सुनाते हैं कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस मामले पर 2 फैसले दिए गए हैं। पहला फैसला उन्होंने स्वयं और पीठ में शामिल 7 अन्य जजों ने लिखा है, जबकि पीठ में शामिल न्यायमूर्ति VV नागरत्ना ने अपना अलग फैसला दिखाया है। और देखिए किन किन राज्यों में होगा फायदा। देखिए अगर बात करते हैं फैसले ने खान और खनिज संपदा में समृद्ध राज्यों का लाभ, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या था, यह था पूरा विवाद इंडिया सीमेंट लिमिटेड और तमिलनाडु सरकार के बीच विवाद था। किसके बीच में था, इंडिया सीमेंट लिमिटेड और तमिलनाडु सरकार के बीच में विवाद था। और कंपनी ने तमिलनाडु के खनन पे पट्टा हासिल किया और साथ राज्य सरकार ने रॉयल्टी का भुगतान कर रही थी, जिसके बाद राज्य
राज्य सरकार ने इंडिया सीमेंट पर रॉयल्टी के अलावा एक उपकर लगा दिया, जिससे यह एक उपाय खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने का रुख किया और इस मामले में 1989 में 7 जजों की पीठ इंडिया सीमेंट पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि 2004 में पश्चिम बंगाल राज्य और कोसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच भूमि का खनन गतिविधियां पर उपकर लगाने का एक अन्य विवाद भी सुनवाई करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ में माना कि 1889 के फैसले में टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी और रॉयल्टी को कोई कर नहीं थी। देखिए आगे देखते हैं क्या है डिजिटल हाउस अरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सुनिएगा ध्यान से। देखिए डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम का एक नया तरीका है जिसमें से स्कैमर्स पीड़ित को वीडियो कॉल या डरा धमकाकर घर पर ही कैद कर लेते हैं। इसके साथ ही उसे इतना परेशान करते हैं कि वे पैसे देने में क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे कि दुनिया डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन धोखा के तरीके भी तेजी में बदलाव हो रहे हैं। साइबर क्राइम के यह बिल्कुल नया तरीका है जिसमें स्कैमर्स पुलिस, सीबीआई, कस्टम का अधिकारी बनकर आपको कॉल करते हैं और डाकघर पर ही और क्या होता है कि डांट कर घर पर बंधक बना लेते हैं और इस तरह से स्कैम पे डिजिटल हाउस अरेस्ट कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वकील अब जजों को नहीं कहेंगे माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप। सुनिएगा ध्यान से, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे। तो किसके कौन से जज? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। ध्यान रखिएगा। और जजों के संशोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले में मुताबिक हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेंगे। माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप की जगह पर योर ऑनर फिर या माननीय कहा जाएगा। ध्यान रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या कहा जाएगा? तो योर ऑनर या माननीय कहा जाएगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव को पारित किया है और प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा है कि जज भगवान नहीं है, इसलिए उन्हें माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहा जाएगा, उचित नहीं है। दिल्ली उपराज्यपाल की नियुक्ति के पूर्ण अधिकार। सुनिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली उपराज्यपाल को महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसी किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग के गठन करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान की है। किसने? तो दिल्ली ने। और ध्यान से सुनिएगा कि वर्तमान में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधित अधिनियम 2023 में दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास न होकर उपराज्यपाल के पास मतलब कि नामित करने का अधिकार होता है और नियुक्ति के अंततः गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाती है। यह कानून 7 अगस्त 2023 को लागू हुआ था और इस कानून से पूर्व अधिकारी के तबादले एवं नियुक्तियां राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की हरिक जयंती समारोह। 28 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय सभागार में सर्वोच्च न्यायालय की हरिक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन है किसने किया? मोदी ने। कहाँ किया? दिल्ली में। कब किया? 28 जनवरी 2024 को। किसका? तो सर्वोच्च न्यायालय का। ध्यान रखिएगा। इस दौरान उन्होंने नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की भी शुभारंभ किया, जिसमें से डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सर्वोच्च न्यायालय की एक नई वेबसाइट शामिल है। इस डिजिटल पहल के उद्देश्य से स्थानीय भाषाओं में प्रतिलेखन और अनुवादन के लिए एआई का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक मुफ्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला। ये इंपॉर्टेंट है। किस राज्य को मिला एसटी का दर्जा? तो हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने के लिए एक अधिसूचना जारी किया है। हट्टी समुदाय एक सदस्य संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2023 में लागू करने और समुदाय को एसटी के रूप में अधिसूचित करने की मांग कर रहे थे। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्वारा 4 अगस्त 2023 को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ देखिए, ये जो आपको लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं वहाँ पर आपको बता दिया हूँ। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।